संघ के आयाम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह संपूर्ण समाज का संगठन है। डॉक्टर जी का उद्देश्य समाज में कोई संगठित टोली निर्माण करने का नहीं था। एक बार नागपुर में हिंदू मुसलमानों के दंगे का वातावरण निर्माण हुआ। हिंदुत्व का जिसे गर्व था, ऐसे एक नेता ने डॉक्टर जी से पूछा, नागपुर में दंगा हुआ तो आपका संघ क्या करेगा? डॉक्टर जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयंसेवकों को कार्यालय में बुलाऊंगा और रजाई ओढ़कर सो जाने के लिए कहूँगा। क्या यह उत्तर विचित्र नहीं है? किंतु उस उत्तर में महान अर्थ भरा है। वह अर्थ यह है कि दंगे के समय सब समाज को अपने अपने घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद करते हुए आराम करना है और संघ के स्वयंसेवकों को कंधों पर डंडा रखते हुए मोहल्लों में गश्त लगानी है। इसके लिए संघ नहीं चल रहा है। यह डॉक्टर जी बतलाना चाहते थे। संघ का एक विशिष्ट गणवेश है, किंतु वह केवल कार्यक्रम के लिए। हमेशा वह वेश पहनकर घूमे, कम से कम काली टोपी तो हमेशा पहने, ऐसा संघ नहीं कहता। संघ में प्रचारक है। संघ कार्य के लिए वे अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए एक तरह के सन्यासी ही हैं। लेकिन डॉक्टर जी ने उनके लिए कोई अलग गणवेश नहीं बनवाया। समाज के अंदर अपना अलगपन दिखाना संघ को मान्य नहीं। लोगों के लिए अलौकिक यानी असामान्य न रहे, यह सीख संत ज्ञानेश्वर की है। संघ ने वह सीख आचरण में उतारी है। संघ और समाज एक रूप हों, यह संघ की भूमिका है, अपेक्षा है। इसका एक महान अर्थ है, यह हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। समाज कभी एक ही तरह का नहीं रहता, एक ही प्रकार से नहीं चलता। समाज अनेक अंगों में से कार्य करता रहता है। वे कार्य कम अधिक महत्व के रहते हैं, किंतु वे सब समृद्ध राष्ट्र जीवन के लिए आवश्यक रहते हैं। समाज जीवन में एक क्षेत्र राजनीतिक रहता है और एक क्षेत्र शैक्षणिक रहता है। इसी तरह औद्योगिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अनेक क्षेत्र रहते हैं। इन क्षेत्र के अनेक घटक रहते हैं, जैसे विद्यार्थी, महिलाएं, किसान, मजदूर, वनवासी, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल नागरिक आदि आदि। संपूर्ण समाज के संगठन का अर्थ है इन सब क्षेत्रों का संगठन, इन सब घटकों का संगठन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य संपूर्ण समाज का संगठन होने से संघ कार्यकर्ता इन सभी क्षेत्र में गए। संघ की अपेक्षा है कि वे उन सब क्षेत्रों को प्रभावित करें और कार्यकर्ता संघ की अपेक्षा पूर्ण कर रहे हैं। इन सब क्षेत्रों में संघ का प्रभाव निर्माण हो, इसका क्या अर्थ है? उन सब क्षेत्रों में होने वाली हलचलों का, क्रियाकलापों का सूत्र संचालन संघ अधिकारियों के हाथ में रहे, क्या इसका ऐसा अर्थ है? ऐसा अर्थ नहीं है। यह संभव भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। संघ की यह अपेक्षा भी नहीं है। संघ का प्रभाव यानी संघ के विचारों का प्रभाव, जिस सामाजिक चारित्र्य की संघ कल्पना करता है, उस चारित्र्य का प्रभाव। संघ का विचार या सिद्धांत कौन सा है? यह हिंदू राष्ट्र है। यह हिंदू राष्ट्रवादी यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार सभी क्षेत्रों में प्रस्थापित होना चाहिए। विश्व के अनेक राष्ट्रों में राष्ट्र यानी क्या, यह विषय विवाद का नहीं रहता। अपने ही देश में यह विषय विवाद का बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत निर्विवाद रूप से सब क्षेत्र में स्थापित हो, यह इच्छा संघ की है। इसके लिए संघ का प्रयत्न है। संघ को अभिप्रेत ऐसा चारित्र्य कौन सा है? यह समाज मेरा है और मैं इस समाज का हूँ, ऐसी एकत्व की भावना निर्माण कर तदनुसार अपने जीवन की रचना करना, तदनुसार जीवन जीना यानी चारित्र्य संपन्न जीवन जीना, ऐसा संघ मानता है। समाज व्यक्तियों से बनता है। व्यक्ति और समाज एक रूप रहते हैं, तथापि व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं समाज के लिए हूँ। मेरे आचरण से समाज का भला होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए मैं समाज का नुकसान नहीं होने दूंगा। शंकराचार्य जी के एक स्तोत्र में यह भाव बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है।
भक्त भगवान से कहता है, हे भगवान, अब तेरा प्रत्यक्ष दर्शन होने के कारण भक्त और भगवान यह भेद समाप्त हो गया है। द्वैत अदृश्य हो गया है, अद्वैत निर्माण हुआ है। फिर भी मैं तेरे लिए हूँ, तू मेरे लिए नहीं। लहर समुद्र की रहती है, समुद्र लहर का नहीं होता। ऐसे समाज परक जीवन शैली से संपूर्ण राष्ट्र ओतप्रोत हो, ऐसी संघ की आकांक्षा है। संघ का यह तत्व ज्ञान और संघ की चारित्र्य की यह संकल्पना लेकर संघ कार्यकर्ता जीवन के विविध क्षेत्र में गए हैं। सन 1925 में आरंभ हुए संघ में बाल स्वयंसेवक आए थे। कालांतर में वे तरुण बने और उन्होंने अपने साथ अनेक तरुणों को जोड़ा। स्वाभाविकतः संघ का पहला आयाम विद्यार्थी जगत की दिशा में हुआ। सन 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। उस काल में साम्यवाद का बहुत बोलबाला था। द्वितीय महायुद्ध समाप्त ही हुआ था। रूस की विजय हुई थी। इतना ही नहीं, एक महान जागतिक शक्ति के रूप में रूस का दबदबा निर्माण हुआ था। रूस की विजय और शक्ति के कारण उसका जो साम्यवादी तत्व ज्ञान है, वही दुनिया की सब समस्याएं हटाते हुए समता का वायुमंडल लाएगा, ऐसा प्रचार जोरों से आरंभ हुआ था। और इस विचार की ओर बुद्धिमान युवक विद्यार्थियों की पीढ़ी आकर्षित हुई थी। साम्यवाद की इस आंधी में सारी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी तूफान मचाते समय राष्ट्रवाद का सिद्धांत स्वीकारते हुए विद्यार्थी परिषद खड़ी हुई। उसके विकास क्रम के इतिहास को बतलाने का स्थान यह नहीं है, किंतु आज भारत में विद्यार्थियों के सबसे बड़े संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद खड़ी है। यह बात ध्यान रखने योग्य है। यह राष्ट्रवाद की विजय है। 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वाधीन हुआ। सन 1950 में अपना नया संविधान लागू हुआ। प्रजातंत्र गणतंत्र हुआ। गणतंत्र का मतलब है जहाँ कोई राजा नहीं रहता, जनता ही सार्वभौम रहती है, ऐसी व्यवस्था। इस व्यवस्था में जनता का सहभाग रहता है। जनता ही अपने राज्यकर्ता को चुनती है। संघ के स्वयंसेवकों को भी नागरिक के रूप में मत का अधिकार प्राप्त हुआ है। उन्होंने किसे मत या वोट देना है। समाजवादी साम्यवादी दल तो विदेशी विचारधारा लेकर चलने वाले दल हैं। कांग्रेस यह स्वदेशी दल है, किंतु वह संघ का द्वेष करने वाला है। सन 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या की गई। उस हत्या से संघ का किसी भी तरह का संबंध न होने पर भी संघ को नष्ट करने में कांग्रेस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों लोगों को कारावास में बंद किया। कांग्रेस के लोगों ने संघ के कार्यालयों पर हमले किए, स्वयंसेवकों के घर लूटे और जलाए। इस तरह कांग्रेस दल को स्वयंसेवक किस तरह अपनाएंगे? उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामने आए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वे मंत्री थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने संघ के कुछ कार्यकर्ता मांगे। स्वयं राजनीति से अलग रहते हुए भी संघ ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे, रामभाऊ गोडबोले, वसंतराव ओक, राम प्रसाद दास, पंडित बच्छराम व्यास, गोपाल ठाकुर, भाऊराव देशपांडे आदि अपने श्रेष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर मुखर्जी की सहायता के लिए मुक्त किए। आज इस घटना को 64 वर्ष हो रहे हैं। इस मंडली ने राजनीतिक क्षेत्र में कितना ठोस काम किया है, यह जनसंघ आज जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में नया दल बना है, उसकी जनप्रियता और शक्ति से पता चल जाता है। भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत कार्य करना है, जनप्रियता अभी बहुत बढ़ानी है, राजनीतिक वायुमंडल शुद्ध और स्वच्छ करना है। किंतु यह सिद्ध हुआ है कि वह अपने देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। उसका दबदबा इतना बड़ा है कि उसके सम्मुख कोई भी एक अन्य राजनीतिक दल टिक नहीं सकेगा, ऐसा प्रत्येक अन्य राजनीतिक दल को लगता है। स्वाधीनता के प्रथम 25 वर्षों में कांग्रेस दल का जो स्थान था, वह भारतीय जनता पार्टी को मिला। संघ के स्वयंसेवकों द्वारा निर्माण किया हुआ यह परिवर्तन है।
श्रमिक क्षेत्र भी महत्व का था। इस क्षेत्र पर समाजवादी तथा साम्यवादी विचारों का ही एकाधिकार था। कारण यह विचार वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को मानता था। यह सिद्धांत कहता है कि दुनिया में दो ही वर्ग हैं, एक धनियों का, एक मालिकों का, कारखानों का और दूसरा गरीबों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का। इनमें सांप नेवला जैसी स्वाभाविक दुश्मनी है। साम्यवादी तो कहते थे कि दुनिया के सब मजदूर एक हैं, राष्ट्र आदि सब झूठ है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रवाद पर आधारित आंदोलन आवश्यक था। यह आवश्यकता पूर्ण करने हेतु भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में हुई। संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इसकी स्थापना की। भारतीय मजदूर संघ ने वर्ग संघर्ष की संकल्पना अमान्य की, राष्ट्रवाद का आधार लिया, विदेशी आदर्शों को नकारा, प्राचीन देवता विश्वकर्मा को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। लोगों ने मजाक किया कि तुम मजदूरों को संगठित कर ही नहीं सकोगे क्योंकि तुम्हारा वर्ग संघर्ष पर विश्वास नहीं करता। आज भारतीय मजदूर संघ की कैसी स्थिति है? वह भारत में मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन है। शिक्षा का क्षेत्र भी महत्व का है। अंग्रेजों का शासन चालू हो जाने से उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति यहाँ चलाई। इस शिक्षा पद्धति से लोगों का रंग नहीं बदला, काले रंग के, गोरे रंग के नहीं हुए, किंतु मन बदले, विचार बदला। जो अंग्रेजों का, जो पाश्चात्यों का, वह सब अच्छा, अनुकरणीय, ऐसा लोग मानने लगे। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ली तो वह बहुत अच्छी शिक्षा होगी, ऐसी समझ बलवान होती गई। तब स्वयंसेवकों ने प्रथम उत्तर प्रदेश में शिशु मंदिर चालू किए। हिंदी माध्यम से शिक्षा देने वाले शिशु मंदिर, किंतु ईसाई कन्वेंट के बराबरी के या उनसे भी श्रेष्ठ। इन्हीं शिशु मंदिरों का आगे चलकर संपूर्ण देश में विस्तार हुआ। विद्या भारती की स्थापना हुई। आज विद्या भारती के सुझाव के अनुसार शिक्षा देने वाले संस्कृत भाषा, योगासन, देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम चलाने वाले 14,000 से अधिक विद्यालय चल रहे हैं। सरकार से अनुदान के रूप में 1 पैसा भी न लेते हुए चल रहे हैं। यह है इन विद्यालयों की विशेषता। धार्मिक क्षेत्र जन जागरण की श्रद्धा का क्षेत्र है। अलग अलग महंत, मठाधीश, सन्यासी, साधु, शंकराचार्य, इन सब का जनमानस पर बड़ा प्रभाव है। इन सब को एकत्र लाकर इनकी धार्मिक संस्थाओं को तथा उनके प्रभावों को राष्ट्रीय पुनरुत्थान से जोड़ना आवश्यक था। संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी ने यह कठिन कार्य स्वयं संभाला और हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न संप्रदायों के उप संप्रदायों के प्रमुखों को एकत्र कर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। इस विश्व हिंदू परिषद की व्यासपीठ से श्रद्धेय धार्मिक नेताओं ने घोषणा की कि अस्पृश्यता यह धर्म का भाग नहीं है, यह रूढ़ी है और अब हमको यह समाप्त कर देनी चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पूर्व काल में जिन्होंने अपना धर्म त्यागते हुए अन्य धर्म को स्वीकार किया है, वे सब स्वधर्म में लौट सकते हैं। धर्माचार्यों की इन घोषणाओं से हिंदू समाज में नव चैतन्य निर्माण हुआ। इसी तरह किसान क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, संस्कारों के क्षेत्र में अलग अलग संगठन स्वयंसेवकों ने खड़े किए और संपूर्ण समाज जीवन को अपने विचारों और आचरण शैली से मथ डाला। संघ के कुछ स्वयंसेवक व्यापार या नौकरी के निमित्त विदेशों में गए थे, किंतु वहाँ भी हम संघ के स्वयंसेवक हैं, हिंदू हैं, यह भूले नहीं। उन्होंने कोनिया, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में हिंदुओं को एकत्रित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ढंग से हिंदू स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इस समय विश्व में 35 देशों में संघ के नियमित शाखाएं हैं। वास्तव में संघ का यह आश्चर्यजनक और आश्चर्यकारक विस्तार है।